Now I would humbly request our principal sir to address the viewers. Please, sir. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे के मौके पर मैं तमाम स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और ये प्रोग्राम देखने वाले सभी को, व्यूवर्स को और साथ साथ जो हमारे कलीग्स हैं इकरा मिशन जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल के, उन सभी को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अक्सर यौम आज़ादी का मतलब तो आम लोगों को भी मालूम है, लेकिन यौम जमहूरिया का मतलब मैं समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहूँगा कि यौम जमहूरिया यौम आज़ादी से किस तरह डिफरेंट है। यौम जमहूरिया का मतलब ये होता है कि उर्दू में जमहूर का मतलब होता है अवाम। यानी 1947 से जो पहले यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें रही हैं, दुनिया आबाद होने से लेकर 1947 तक, यहाँ पर बादशाहत का दौर था। 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, तो बादशाहत का दौर ख़त्म हुआ और अवाम का दौर शुरू हुआ, यानी पब्लिक रूल, अवाम का रूल शुरू हुआ। तो यहाँ पर जब रूल शुरू हुआ तो रूल के लिए एक रूल बुक ज़रूरी है। जैसा हर मज़हब के मानने वालों की एक रूल बुक होती है, जैसा मुसलमानों की कुरान है, ईसाइयों की इंजील है, इसी तरह हर मुल्क का भी अपना एक रूल बुक होती है और उसी रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसे हम उर्दू में दस्तूर कहते हैं। तो आज के दिन 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया और जिसमें हमने क्लियरली ये कहा कि अब जो बादशाहत का रूल है हमारे मुल्क में ख़त्म हो गया, अब ये अवाम का रूल जो है अब यहाँ से शुरू हो गया। तो उसी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए कि दुनिया में जहाँ पर भी आज भी बादशाहत है, अगर ऐसे ममालिक से उनको कंपेयर किया जाए जहाँ पर रिपब्लिक है, यानी अवाम, जमहूरी अवाम है, जहाँ पर लोग वोट देकर अपने कायदीन को मुंतखब करते हैं, आप देखेंगे कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। इस मौजू के बाद मैं अब दूसरे टॉपिक पर आता हूँ। वो जो टॉपिक है जिससे आजकल हम सब जो जूझ रहे हैं वो है कोविड-19 पैंडमिक। यानी जब मार्च का महीना आया और सारे दुनिया के स्कूल्स को एकाएक बंद कर दिया गया, तो सारे के सारे दुनिया वालों को शायद अंदाजा नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा और इसके आसार तो अभी ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बहरान की जो शिद्दत है, उसका असर जो है दुनिया के हर शोबे पर पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो असर है वो तालीम पर पड़ा। अभी दुनिया में जितने भी तरह के लॉकडाउन हैं वो सब लॉकडाउन ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन आज की तारीख में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो लॉकडाउन है वो कंटिन्यू है। तो ऐसी सूरत में आमतौर पर दो तरह की सोच होती है ना। जब भी कोई बहरान होता है, जैसे कोई तूफान आ जाता है या कभी तुग़यानी आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो लोग जो है तहस नहस हो जाते हैं और उनके घर बर्बाद हो जाते हैं और उनके साजो सामान बिखर जाते हैं। तो उसमें जो हौसलामंद लोग होते हैं, जो स्पिरिटेड पर्सनालिटीज होते हैं, दे फेस द चैलेंज, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को फिर दोबारा सजाते हैं, संवारते हैं। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बहरान में हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि खा कोई भी बहरान आए, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो सोचने का अंदाज है, वो इस तरह का होना चाहिए कि हम इस बहरान में के चैलेंज को इंशाअल्लाह फेस करेंगे और इसको ओवरकम करेंगे। जैसे अक्सर बच्चे
एक गीत गाते हैं, वी शैल ओवरकम। इस तरह ये हमारी स्पिरिट होना चाहिए कि हम भी इस बहरान से ओवरकम करेंगे और जो बच्चों का तालीमी जो नुकसान हुआ है और जो उनकी लर्निंग लॉस हुई है, इंशाल्लाह उसको हम मेकअप करेंगे, कवर करेंगे। और किस तरह से करेंगे मैं अपनी गुफ्तगू में आगे बताऊंगा। जो तीसरा जो मौजू है जो आज मैं बात करना चाहूँगा आप हजरात से, वो ये है कि ऐसे वक्त में हुकूमत वक्त का यानी गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए और क्या हमारी गवर्नमेंट वो रोल प्ले कर रही है या नहीं है। आप देखेंगे कि ये बहरान के आने के बाद सरकार नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स, बहुत सारे खानगी जो लोग हैं जिनको NGOs कहा जाता है, वो दामे दिरमे सुखमे यानी जो भी उनसे बन पड़ा वो लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए और फिर गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोगों की मदद के लिए आगे आई। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मदद है वो एक तबका उस मदद से महरूम रहा, वो तबका है प्राइवेट स्कूल्स का तबका। ना यहाँ के पेरेंट्स को हुकूमत की जानिब से कोई मदद मिली स्कॉलरशिप की शक्ल में, और न ही यहाँ पर इन काम करने वाले टीचर्स को आज तक कोई मदद नहीं मिली। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो हमारा नेबर स्टेट है उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे ये बात आसान हो जाए। आज वालिदैन भी उनके अपने माशी हालात को लेकर परेशान हैं और प्राइवेट स्कूल वाले भी इन हालात की वजह से वो भी इसका असर उन पर पड़ा है तो वो भी परेशान है। तो इस मुनासिबत से मैं एक मिसाल देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने 11 जनवरी को पहली से लेकर 12वीं जमात तक यानी इंटरमीडिएट तक पढ़ने वाले ऐसी माएँ जिनके बच्चे फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक वहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने उन मदर्स के अकाउंट में 15,000 रुपीज ट्रांसफर किया है। और ये कोरोना पैंडेमिक में ही नहीं बल्कि लास्ट ईयर से वो लोग कर रहे हैं। ये होता है गवर्नमेंट का सपोर्ट एजुकेशन के लिए। लेकिन आज तक हमारी गवर्नमेंट का इस तरह का सपोर्ट जो है नहीं आया है। तो इस मुनासिबत से आज मौके से मैं वालिदैन से ख्वाहिश करूंगा और जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है मैं उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो बच्चों के लिए एजुकेशनल सपोर्ट गवर्नमेंट की जानिब से आना बेहद ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स का मसला भी हल हो और प्राइवेट स्कूल्स का मसला भी हल हो। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ, वो है रोल ऑफ इकरा मिशन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के दौर में इकरा मिशन हाई स्कूल का रोल क्या रहा। ये आप वाकिफ हैं कि जैसे ही स्कूल को रीओपन होना था जून में, उस वक्त ही हमको अंदाजा हो गया था कि ये जो पैंडेमिक है ये काफी अरसे तक चलेगा। तो लिहाजा हमने 2 चीजों का उस वक्त में तय किया। एक ये तय किया कि जब तक स्कूल रीओपन नहीं होगा हम फीस को 50% रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्कूल में पढ़ने वाले वालिदैन अपने माशी परेशानियों का शिकार हैं। तो लिहाजा हमने, हालांकि गवर्नमेंट ने GOMS 46 में फीस लेने का अख्तियार दिया है प्राइवेट स्कूल्स को। अप्रैल के महीने में ही उन्होंने अख्तियार दिया था कि आप फीस ले सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से इसका ख्याल करते हुए कि वालिदैन की माशी हालत शायद इस लायक नहीं होगी, हमने पहला डिसीजन ये लिया कि फीस को इस साल 50% कर दिया जाए। और हम आज तक भी हम उसको 50% फॉलो कर रहे हैं जब तक कि स्कूल खुल नहीं जाता। दूसरा हमने फैसला किया कि हम जो है बदलेंगे, यानी अब जो क्लासरूम में फेस टू फेस पढ़ाते थे अब हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्रेन करेंगे। चूंकि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ट्रेन नहीं थे, उनको कहीं पर भी कोई BEd कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाने की ट्रेनिंग आज तक नहीं दी गई और नहीं उनको जरूरत महसूस की गई। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर स्कूल में 15 डेज की ट्रेनिंग का एहतमाम किया और उसके बाद हमारे टीचर्स ने जुलाई के महीने से, चूंकि जून के महीने में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, कोर्ट्स में मैटर चल रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन सी क्लास के लिए होना चाहिए और कितना होना चाहिए, तो लिहाजा हमने जुलाई के महीने से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया। और ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ये इस तरह के थे, क्योंकि हमको अंदाजा था कि हमारे एरिया में हमारे जो वालिदैन हैं
उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो एक स्मार्टफोन होगा। तो इसका अंदाज़ा करते हुए हमने दो चीज़ों का फैसला किया। एक ये कि लाइव टेलीकास्ट, यानी लेसन्स को लाइव नहीं करेंगे, इसलिए कि घर में एक फ़ोन होगा तो एक से घर में ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऐसी सूरत में उनका नुकसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर एक फ़ोन है, अगर घर में उनके वालिद के पास है, तो घर में वो जब आएंगे बच्चों को जब भी फ़ोन मिलेगा। तो हमने ये फैसला किया कि इसको रिकॉर्ड किया जाए लेसन्स को और सेंड किया जाए, ताकि बच्चे जब भी उनको वक्त मिले इसको देख सकें। हमारी ये पॉलिसी इस तरह की थी जैसे लाइब्रेरी में किताबों को रखा जाता है। आज भी हमारे जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं वो वीडियोस आज भी हमारे स्कूल के वेबसाइट पर हैं। डे 1 से, जुलाई के महीने से जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं वो आज भी जो है आप कोई भी बच्चे उसको देख सकते हैं। वो उस तरह से ही महफूज है जिस तरह से कि किताबों को लाइब्रेरी में महफूज किया जाता है। और हमने जो है जो ऑनलाइन क्लासेस का जो फैसला किया वो एक पैरेलल स्कूल चलाने का फैसला किया। ऐसा नहीं कि 9 बजे से 3 बजे तक का स्कूल, बल्कि उसमें लिबर्टी है पेरेंट्स को। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का है। आमतौर पे जो आंखों के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे कोई भी वीडियो 20 या 25 मिनट से ज़्यादा ना देखें। तो इसका लिहाज करते हुए हमने कोई भी वीडियो 20-25 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाया, आगे बच्चों को ब्रेक मिले। और चूंकि हमारे वीडियो रिकॉर्डेड हैं, उनको वो रोक कर भी देख सकते हैं और उसको बार बार भी देख सकते हैं। तो लिहाजा हमने ये जो तजुर्बा था हमारा, और एक गोया हमने पैरेलल स्कूल चलाया, यानी जितने स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं उतने सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमने ऑनलाइन किए हैं। और न सिर्फ 10th क्लास के लिए किया, बल्कि 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, UKG, LKG, यहाँ तक के नर्सरी के लिए भी हमने वीडियो बनाया है। इसके लिए ज़ाहिर है स्टाफ चाहिए था, तो जुमला कम से कम 50 स्टाफ मेंबर्स ये काम रोजाना बिला नागा बिहाइंड द स्क्रीन, यानी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, जिनको हम अभी आज अप्रिशिएट करने वाले हैं। मैं इसकी तफसील वैसे स्टूडेंट भी आपको पेश करेंगे। मैं थोड़ा सा आपके सामने जो हमारे वीडियो बनाए गए हैं उसका आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा कि अब तक हमने स्कूल के लिए 3780 वीडियोस बनाए हैं, ये पूरे सब्जेक्ट्स में। ये वीडियोस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बनाए हुए वीडियोस से ज्यादा हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जितने वीडियोस बनाए हैं उससे कहीं ज्यादा इकरा मिशन स्कूल के टीचर्स ने वीडियोस बनाए हैं, और पूरे सब्जेक्ट्स में बनाए हैं, हत्ता कि इस्लामियात और कंप्यूटर्स में भी बनाए हैं। और कॉलेज के लिए 750 वीडियोस बनाए हैं। इस तरह से अब तक जुमला यानी आज 25 जनवरी तक 4530 वीडियोस बनाए हैं इस्लाम मिशन स्कूल के टीचर्स ने। और आपको ये सुनकर हैरत होगी, अक्सर लोग कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन मैं अगर आपको एक फिगर दूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इकरा मिशन स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने 4,10,865 मरतबा इन वीडियोस को देखा है। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतने कसीर तादाद में सिर्फ एक स्कूल के बच्चे वीडियोस देखे होंगे? ये आप अगर YouTube पर जाएं, आप हमारे वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि अब तक के जो है 4,10,000 से ज्यादा मरतबा इन वीडियोस को देखा गया है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि ये हमारे वीडियोस बच्चों के किस कदर काम आ रहे हैं। अगर उसको आवर्स में देखा जाए तो 16,000 घंटों का वीडियो आज तक टीचर्स ने वीडियो लेसन की शक्ल में बनाया है। और हमारे जो यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं, इसकी तफसील और भी कोई स्टूडेंट्स पेश करेंगे। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं, वो है टीचर अप्रिसिएशन। आप देखिए, कोरोना के हालात से जो जूझ रहे थे, जो फेस कर रहे थे, सबसे फ्रंट लाइन में जो थे वो थे हमारे हेल्थ वर्कर्स, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं। इन्होंने कोरोना मरीजों की खिदमत की, उनको जान बचाने के लिए यकीनन वो काबिल सताइश है। इसके साथ साथ हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो डिपार्टमेंट है वो भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया। लेकिन हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने उन लोगों को भूल दिया, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जो बच्चों को घर पर पढ़ने का इंतजाम बंदोबस्त कर रहे थे। बिहाइंड द सीन वो शायद नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन चूंकि बच्चों को मसरूफ रखना, ये माओ से पूछिए कितना मुश्किल काम है। और रोजाना बच्चों को खाली मसरूफ रखना नहीं, बल्कि उनको मसरूफ भी रखना और उनकी तालीम जारी भी रखना।
ये दो कामों को टीचर्स ने किया है। लेकिन मैं अक्सर जब देखता हूँ तो ये जो टीचर्स हैं इनको कोई थैंक यू तक नहीं बोलता। हालांकि इनका सबसे बड़ा थैंक यू तो ये होना चाहिए कि इनको अपनी पूरी सैलरी मिलना चाहिए था। लेकिन अगर अब स्कूल ने 50% का रियायत देने का ऐलान किया है तो जाहिर है इसका रास्त असर टीचर्स पर पड़ा। तो लिहाजा मेरा ये मानना है कि ये जो हक जो अदा किया है घरों भर बच्चों को तालीम जारी रखने का और उनको एंगेज रखने का जो काम किया है वो टीचर्स ने किया है। तो चुनाचे आज देखेंगे कि हम आज जो है कम से कम और जगह पर जो होता है वो हुआ करे, लेकिन आज हम इकरा मिशन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में जो टीचर्स ने इतने लाखों की तादाद में जिनको बच्चों ने देखा है, हजारों की तादाद में जो वीडियोस बनाए हैं, ये हमारे शुक्रिया के, हमारे अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। लिहाजा हम अपनी सोसाइटी की जानिब से उनको अप्रिशिएट करने वाले हैं। और जो अप्रिशिएट का जो सर्टिफिकेट हम बनाए हैं वो आपको शायद दूर से नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं इसके अल्फाज पढ़ देता हूं, आपको इसका अंदाजा होगा। इकरा एजुकेशन सोसाइटी, इकरा मिशन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इसका नाम रखे हैं हम टीचर अप्रिसिएशन ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। यानी कोरोना पैंडेमिक में टीचर्स ने जो गिरा खदर खिदमत अंजाम दी है उसके लिए हम सताइश करने के लिए आज सभी टीचर्स को जो ऑनलाइन में काम किए हैं और जो उनको सपोर्ट किए हैं उनको हम अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो इसके अल्फाज आप देखिए, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। मैं इसमें लिखा हूं, आई ऑन माई ओन बिहाफ, on behalf of our society, students and parents hereby appreciate your passion and strength that you have demonstrated during the unprecedented challenges posed by coronavirus pandemic. The role played by you in children's life during a crisis by responding and shifting from normal to remote learning on short notice is incredible. I also appreciate your courage during the period of uncertainty and worked under a huge amount of stress and pressure. You have shown your strength of character by sacrificing part of your pay to support parents that kept their wards engaged in process of learning. We have just 2 words to express: thank you. May Almighty bless you with reward here and hereafter. Amen. ये मैंने अल्फाज लिखे हैं टीचर्स की सताइश के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंदाजा होगा और हम इसी प्रोग्राम में टीचर्स को एक के बाद एक सेक्शन में अभी मेरी गुफ्तगू के बाद उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि उनको अप्रिशिएट किया जाए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ कि बच्चों की लर्निंग को जब तक के असेस नहीं किया जाए, जांचा ना जाए, पता नहीं चलेगा कि बच्चे लर्न कर रहे हैं। 4 लाख मरतबा ये वीडियोस देख लिए, ये काफी नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो चुनाचे हमने असेसमेंट प्रोग्राम बनाया है, इसका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है बाज़ाब्ता, और पेरेंट्स के सपोर्ट से हम जो है सभी स्कूल के बच्चों का वीकली असेसमेंट कर रहे हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जिसे हम वीकली असेसमेंट कहते हैं, इसमें बच्चों का परफॉर्मेंस जाहिर है, पहले तो वो ऑफ द ट्रैक थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैक पर आ गए हैं। अब उनका असेसमेंट भी होगा, यानी बच्चे आगे बढ़े लेकिन सीख कर बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो आता हूं मैं वो ये है कि कोरोना पैंडेमिक के दरमियान में एक जो बैच है, यानी जो बच्चे नर्सरी के लास्ट टाइम यानी इस साल एडमिट होना चाहिए था वो एडमिट नहीं हो सके, तो लिहाजा उनके लिए हम एक मौका फराहम करने वाले हैं। इसकी तफसीलात भी वैसे आपको आ जाएगी। जो 4 साल के बच्चे होंगे जो 31 अगस्त 2021 को 4 साल के हो जाएंगे, उनको हम डायरेक्ट LKG में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह आपको, जो 3 साल के बच्चे होंगे उनको हम नर्सरी में लेंगे और जो 4 साल के बच्चे होंगे उनको जो है हम LKG में लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसके तफसीलात इंशाल्लाह आपको हम भेजेंगे। नेक्स्ट जो ऐलान ये है कि जो 9th 10th और 11th और 12th इन क्लासेस को गवर्नमेंट ने फिजिकल क्लासेस चलाने का परमिशन दिया है। इंशाल्लाह 1 फरवरी से ये क्लासेस चलाए जाएंगे। इसकी तफसील आपको शेयर कर दी गई है और डिटेल्स भी शेयर करेंगे। इसके लिए पेरेंट्स का कंसेंट होना जरूरी है। वी हैव फॉरवर्डेड द कंसेंट फॉर्म्स टू पेरेंट्स। I request the students to fill up those consent forms and submit by tomorrow. मैं पेरेंट्स से जो मेरी बात सुन रहे हैं और जो स्टूडेंट्स 9th 10th और इंटर के हैं, I request them to submit those consent forms by tomorrow.
नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट 2 पॉइंट्स मैं अपने बोलकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा। मैं वालिदैन को, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर से, यानी एकेडमिक ईयर 21-22 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2021 आने वाला है। नया सिलेबस आने वाला है। फर्स्ट क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक नया सिलेबस आने वाला है। और वह नए सिलेबस के साथ एक जो नई चीज़ होने वाली है, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि पहले बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास और 12th यानी इंटरमीडिएट में हुआ करता था। अब बोर्ड एग्जामिनेशन 3rd में भी होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन 5th में भी होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन 8th में भी होगा। फिर एक बार रिपीट करूंगा, नेक्स्ट ईयर से, आने वाले सालों से बोर्ड एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि वो इम्तिहान जो एक्सटर्नल एजेंसी ले, वो 3rd में भी होगा, 5th में भी होगा और 8th में भी होगा, 10th और 12th का तो रहेगा। इससे हमको इस बात का पता चलता है कि अब तक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 10th क्लास तक जो नो डिटेंशन स्कीम फॉलो की है। नो डिटेंशन स्कीम का मतलब यह है कि पढ़ो या न पढ़ो, हर साल पास हो जाओ। इससे हिंदुस्तान लर्निंग क्राइसिस में आ गया है। अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रही है, हिंदुस्तान में लर्निंग क्राइसिस है। बच्चे सिर्फ 10th क्लास में आने के बाद ही पढ़ रहे हैं और पूरा जोर 10th में है, और 10th में फेल होने के बाद कई बच्चे हर साल खुदकुशी कर रहे हैं और इंटरमीडिएट में फेल होकर खुदकुशी कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को यह बात समझ में आई कि हर साल बगैर पढ़े लिखे बच्चों को पास कर देना कितना नुकसानदेह है। तो चुनाचे हर क्लास की अहमियत है, 3rd क्लास की भी अहमियत है, 5th क्लास की भी अहमियत है, हर क्लास की अहमियत है। लिहाजा हमारे बच्चे इंशाल्लाह आइंदा साल नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, पढ़ लिख के काबिल होके जाएंगे। बगैर लिख के पढ़े के जाएंगे तो वो हम अपने बच्चों को धोखा देने के बराबर है। इसके बाद मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि बाज़ वालिदैन हैं जो अभी भी अपने बच्चों के हौसलों को पस्त कर रहे हैं। तकरीबन ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाज़ वालिदैन आज भी हैं, वो ये समझते हैं कि बच्चों को 1 साल की छुट्टी दे दो, भाई आप बस्ता बैग बंद कर दो, खोलो मत, आइंदा साल खोलना। जब खुलेगा तो पता चलेगा कि कितना नुकसान उनका हो चुका है। तो लिहाजा जिस तरह से कार की बैटरी है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कार की बैटरी डाउन हो जाएगी। तो इसी तरह से बच्चों का मोटिवेशन लेवल, अगर वो बच्चे पढ़ना लिखना बंद करेंगे तो उनका लेवल, 8th के बच्चे अगर है तो 2-3 ग्रेड नीचे उतर जाएगा। उन बच्चों को आइंदा साल पता चलेगा कि उनके बच्चे वो बैठने के नेक्स्ट क्लास, जो क्लास में है वो क्लास में बैठने के भी लायक नहीं रहेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है, उनके जज्बे को बरकरार रखने की जरूरत है, बच्चों को हौसला देने की जरूरत है। हमारे बच्चों में इतनी पोटेंशियल है कि वो आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। अभी हमारे एक क्रिकेटर हैं जिनको आप नाम जानते हैं, मोहम्मद सिराज। इसी तरह की जो खेल में सलाहियत है, इसी तरह से हमारे बच्चों में पढ़ने लिखने की बहुत बड़ी सलाहियत है। लेकिन अगर हम बड़े, घर के बड़े उनको हौसला देंगे तो ये हमारे बच्चे बुलंदियों पर छूंगे आसमान की। अगर हम उनके हवा को डिस्चार्ज कर देंगे, बोलेंगे घर में बैठो, खेलो, पढ़ो मत, आइंदा साल देखेंगे, आइंदा साल जब आएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारा पानी बह चुका है। तो लिहाजा हम बच्चों को कभी पस्त हिम्मत ना करें, उनमें बहुत ताकत होती है। अभी भी अगर समझ में आ गई बात तो मैं समझता हूँ कि बहुत यानी बच्चों का नुकसान से हम बचा सकते हैं। और इन आखिरी कलमात के साथ, और ख़ासतौर से आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इखरा के एक स्टूडेंट भी आए हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। ये 2000 में तौफीर फातिमा हैं, जो अभी थोड़ी देर के बाद आपको एड्रेस भी करेंगे और कुछ प्राइजेस वगैरह भी देंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि शी इज़ हियर विद इन ए शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम। वो हमारे इलाके में रहते हैं, वो आ गए हैं। उनको हमने इसलिए बुलाया है ताकि ये बच्चों को मोटिवेशन मिले कि देखिए इस तरह के कई बच्चे दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, अमेरिका से लेकर, कनाडा से लेकर, दुनिया के हर मुमालिक में 35 सालों में फैले हुए हैं। और अल्लाह की वजह से ये नवाब साहब कुंडा जहानुमा का शायद ही कोई घर होगा जिसमें इकरा मिशन स्कूल के बच्चे पढ़ ना रहे हों या पढ़ के निकले हों या उनके अजीज व अकारिब रिलेटिव्स ना पढ़े हों। तो अल्लाह की वजह से अल्लाह ताला ने हमसे गुज़िश्ता 35 सालों में इस इलाके की माशी हालत को बदलने, तालीम जब आ जाती है तो माशी हालत खुद ब खुद बदल जाती है। तो हम तौफीर फातिमा का एक बार फिर वेलकम करते हैं
और इन्होंने इकरा मिशन स्कूल से 2000 में एसएससी किया था, यानी आज से 20 साल पहले 19-20 साल पहले किया था। और इस वक्त ये सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और वहाँ पर शी इज एसोसिएट प्रोफेसर। सो आई वेलकम वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग हियर। आज आप हमारे दरमियान में आए हैं तो हम आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। और आखिर में फिर एक बार मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको अक्ल सलीमा दे, इसलिए कि अक्ल सलीमा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सेंस, यानी कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती है। अगर हर आदमी में वक्त के हालात के हिसाब से बदलने की सलाहियत जो उनमें आ जाती है तो वो हर जमाने में जी सकते हैं, हाँ वो कोई भी बहरान ना हो, कोरोना का बहरान ना हो या और बर्ड फ्लू आओ या और कोई भी बहरान ना हो। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे तो ये ऐसे हालात हमारे हौसलों को कभी पस्त न करेंगे। दुनिया के दूसरे अक़वाम हैं, वो चाहते हैं कि उनके स्कूल ना खुलें, इसलिए कि उनके पास सब कुछ असबाब है। वो घर में उनके पास बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, वो घर में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट ऐप्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे कौम के बच्चे जो है इसको समझ नहीं रहे हैं, हमारे वालिदैन भी बात समझ नहीं रहे हैं। जमाना बदल गया है, अब हर चीज़ मोबाइल में आ गई है, लिहाजा बच्चे भी मोबाइल जनरेशन के हैं, तो लिहाजा उनमें वक्फा भी होना चाहिए, उनके हेल्थ के रूल्स भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब नया जो हमने ये बच्चों ने भी ये सीखा है कि मोबाइल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने फिगर्स रखे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीमा दे और हालात के बदलने के साथ हालात के तकाज़ों को समझने की सलाहियत दे। इस गुफ्तगू के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।